आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी वितान का तीसरा पाठ अतीत में दबे पांव का प्रश्न उत्तर व्याख्या सहित। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराधा और आप देख रहे हैं दापूस लर्निंग। दोस्तों, आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यह रचना ओम थानवी की यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है। रिपोर्टाज रचना का सबसे अच्छा उदाहरण 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा। इस जल प्रलय में पहला पार्ट है कृतिका का, और यात्रा वृतांत आप ले लीजिए 9th क्लास का ही लहासा की ओर, या 11th क्लास का स्पीति में बारिश, वह भी एक यात्रा वृतांत ही है। तो आप थोड़ा सा पाठ के बारे में जान लेते हैं। यह रचना उस सिंधु सभ्यता को जो भारत का ही नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीन सभ्यता है उसे हमारे सामने फिर से जिंदा कर देता है। लेखक ने टीलों, स्नानागारों, मृद भांडों, कुओं, तालाबों, मकानों व सड़कों से जो पुरातात्विक सामग्री मिली है उसे खोज खोज कर हमें दिखाया है, जिससे हम सच में इतिहास में दबे पांव पहुंच जाते हैं। तो इस पाठ का पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे सिंधु सभ्यता में सारे साधन थे। उनके घर बहुत अच्छे थे, नालियां बहुत अच्छी थी, सड़कें बहुत चौड़ी चौड़ी थी, लेकिन उस सभ्यता में आडंबर नाम का कोई चीज नहीं मिला है। तो कैसे नहीं मिला है, इस बात को आपको तर्क द्वारा साबित करना है। तो कैसे? उत्तर है, सिंधु सभ्यता एक साधन संपन्न सभ्यता थी परंतु उसमें राजतंत्र या धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियां आदि नहीं मिले हैं। किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृद भांड, नावें मिली हैं। नरेश के सर पर रखा मुकुट भी छोटा है, इसमें प्रभुत्व या दिखावे के तेवर नहीं दिखाई देते। यहाँ पर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है, भव्यता का प्रदर्शन कहीं नहीं मिलता। आज के मुहावरे में कह सकते हैं कि वह लो प्रोफाइल सभ्यता थी, लघुता में भी महत्ता अनुभव करने वाली संस्कृति। दूसरा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। ऐसा क्यों कहा गया? सिंधु सभ्यता में अभी तक नहीं पता चला है कि वहां पर किसी राजा का शासन होता था या किसी धर्म का शासन होता था। वह जो सभ्यता थी ताकत के बल पर शासित नहीं होता था बल्कि लोगों की आपसी समझ से अनुशासित होती थी, इसलिए उसमें भव्यता का कहीं आडंबर नहीं मिलता है। तो उत्तर है, सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियां, मृद भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पतियां और पशु पक्षियों की छवियां, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। अन्य सभ्यताओं में राजतंत्र और धर्मतंत्र की ताकत को दिखाते हुए भव्य महल, मंदिर और मूर्तियां बनाई गईं, किंतु सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में छोटी छोटी मूर्तियां, खिलौने, मृद भांड, नावें आदि मिली हैं। यहाँ आम आदमी के काम आने वाली चीजों को सलीके से बनाया गया है। अतः सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो कि समाज पोषित है, राज पोषित या धर्म पोषित नहीं है। अगर वहाँ की सभ्यता राज पोषित या धर्म पोषित होती दोस्तों, तो वहाँ भी बड़े बड़े महल मिलते, बड़े बड़े उपासना स्थल मिलते, है ना। तीसरा प्रश्न है, पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? अभी हमने बात किया था कि सिंधु सभ्यता ताकत से अनुशासित नहीं होती थी बल्कि आपसी समझ से अनुशासित होती थी। तो उत्तर है इसका, हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले हैं, न मंदिर, न राजाओं महंतों की समाधियां। यहाँ के मूर्ति शिल्प छोटे हैं और औजार भी। एक खास बात की कोई हथियार नहीं मिला है जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। सिंधु सभ्यता के शासन या सामाजिक प्रबंध के तौर तरीकों में अनुशासन जरूर था पर ताकत के बल पर नहीं। यहाँ नगर नियोजन, वास्तुशिल्प
मुहर ठप्पो, जल व्यवस्था, साफ सफाई आदि सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता देखने को मिलती है। इन आधारों पर विद्वान मानते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी। इस पाठ में कुल 8 प्रश्न है दोस्तों। तो चौथा प्रश्न है, यह सत्य है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? यहाँ पर पूरा प्रश्न नहीं लिखा गया है क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा है। तो दोस्तों, इतिहास के उस पार झांकने का क्या मतलब हुआ कि जैसे इस पाठ का शीर्षक है इतिहास में दबे पांव। लेखक ने उस सभ्यता का ऐसा चित्र हमारे सामने खींचा है जैसे लगता है कि हम बिल्कुल सिंधु घाटी सभ्यता में ही पहुंच गए हैं, इसलिए इतिहास के उस पार झांक रहे हैं। तो उत्तर है, इस कथन से लेखक का आशय है कि इन टूटे फूटे घरों की सीढ़ियों पर खड़े होकर आप विश्व की सभ्यता के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि सिंधु सभ्यता विश्व की महान सभ्यताओं में से एक है। सिंधु सभ्यता आडंबर रहित है और अनुशासन प्रिय है। यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड तथा उससे पूर्व का एहसास कराती है जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। खंडहरों से मिले अवशेषों और इन टूटे फूटे घरों से मानवता के चिन्ह और मानव जाति के क्रमिक विकास को भी देखा जा सकता है। इसकी नगर योजना, यहाँ पे गलत हो गया है, नजर है, नगर योजना अद्वितीय है। भले वहाँ अब कोई नहीं रहता, लेकिन उसकी सड़कों और गलियों में आप आज भी घूम फिर सकते हैं। शहर जहाँ था अब भी वहीं है। आप इसकी किसी भी दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं। उस समय का ज्ञान, उसके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। इस प्रकार हम इन सीढ़ियों पर चढ़कर किसी इतिहास की ही खोज नहीं करना चाहते, बल्कि सिंधु सभ्यता के सभ्य मानवीय समाज को देखना चाहते हैं। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होता है। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर, यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का दस्तावेज होते हैं। यह खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। आज भी हम किसी मकान की देहरी पर पीठ टिकाकर सुस्ता सकते हैं, रसोई घर की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध को या बैलगाड़ी की रुनझुन को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार नगर नियोजन, धातु एवं पत्थर की मूर्तियाँ, मृदभांड, मोहरे, उन पर बारीकी से की गई चित्रकारी इतिहास के दस्तावेज होने के साथ साथ उस अनछुए समयों को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। आज का यह खंडहर इतिहास की जिंदगी को, चहल पहल को बिल्कुल जीवंत रूप में हमारे सामने उपस्थित कर देता है। छठा प्रश्न है, इस पाठ में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा होगा, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नजदीक से देखा हो का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जब किसी भी नगर के बारे में हम सुनते हैं तो बिना देखे ही उसकी एक तस्वीर हमारे मन में बैठती है। तो प्रश्न है कि ऐसे ऐतिहासिक स्थल को जिसको आपने नजदीक से देखा भी हो, सिर्फ सुना ना हो, तो उसका वर्णन अपने शब्दों में करना है। उत्तर है इसका, इस साल की गर्मियों की छुट्टियों में मैंने अपने परिवार के साथ दिल्ली के लाल किले को देखने का कार्यक्रम बनाया। लाल किले को देखने के बाद मन में कल्पना के घोड़े दौड़ने लगे। इसे देखकर मुगल सत्ता के मजबूत आधार का पता चलता है। इतने विशाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया, जिसे मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है। शाहजहां ने बहुत सारे किलों और महलों का निर्माण करवाया, जिसमें आगरा का ताजमहल भी शामिल है, जिसे विश्व का 7वां आश्चर्य माना जाता है। यह निर्माण उस समय के शांति, शासन व समृद्धि का परिचय करवाता है। इसका निर्माण लाल पत्थरों से करवाया गया है। किले के अंदर अनेक महल हैं। दीवाने आम और दीवाने खास तक को देखकर मुगल बादशाह के दरबार का दृश्य सामने आता है।
जिस तख्त ताउस जिसमें कोहिनूर हीरा जड़ा था पर बैठकर शाहजहां लोगों की समस्याएं सुलझाया करते थे, आज भी इसका ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री तिरंगा झंडा फहराते हैं। यह मेरे जीवन के सुखद अनुभवों में से एक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न है, नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में, तर्क दें। लेखक सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कहता है क्योंकि सिंधु सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं वे सब नदियों के किनारे स्थित हैं। तो उत्तर है इसका मोहनजोदड़ो के निकट बहती हुई सिंधु नदी नगर में कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखकर लेखक इसे जल संस्कृति कहते हैं। मैं लेखक से पूर्ण रूप से सहमत हूँ क्योंकि सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहने के पीछे निम्नलिखित कारण है। क्या कारण है? यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे बसी थी। यह पहली सभ्यता थी जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंचती थी। इसी सभ्यता में पहली बार कुएं के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पीने के पानी के लिए लगभग 700 कुएं व तालाब मिले हैं। सभी मकानों में अलग अलग स्नानागार बने हुए हैं। जल निकासी के लिए नलियां व नाले बने हुए हैं जो पक्की ईंटों से बने हैं। ये ईंटों से ढके हुए हैं। आज भी शहरों में जल निकासी के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। कुएं में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने और चिराड़ी के गारे का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ का महाकुंड लगभग 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। इसी से सिंधु घाटी सभ्यता को हम जल संस्कृति कह सकते हैं। अब 8वां और अंतिम प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई है। इस लेखक में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव भी पैदा होता है? इन संभावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करें। उत्तर, यदि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में धारणा सिर्फ अवशेषों के आधार पर बनाई गई है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमें खुदाई में मिला है वह किसी साक्ष्य से कम नहीं है। खुदाई में मिले बर्तनों, सिक्कों, नगरों, सड़कों, गलियों को साक्ष्य ही कहा जा सकता है। साक्ष्य लिखित हो यह जरूरी नहीं है। जो कुछ हमें सामने दिखाई दे रहा है वह प्रमाण ही तो है। फिर हम इस तथ्य को कैसे भुला दें कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता के प्रमाण हैं। इन्हीं के कारण अन्य सभी संस्कृतियां विकसित हुई। इस लेख में मोहनजोदड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है वह हर दृष्टि से प्रामाणिक है। उसके बारे में अन्य कोई धारणा मेरे मन में नहीं बनती है। तो दोस्तों, यह था इतिहास में दबे पांव पाठ का प्रश्नोत्तर। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।